नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जिसके बारे में शायद अक्सर देखा होगा, सुना होगा, इसकी प्रोडक्ट जो है उसका यूज किया हो। इसका नाम बासमती राइस है वैसे कहते हैं, लेकिन बासमती राइस तो एक ब्रांड्स नहीं है, वो तो एक राइस है। बासमती राइस नाम है उसका, जो कि जो बासमती राइस के बड़े प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के तौर पे देखने को मिलता है ना इंडिया के अंदर, उसका नाम इन्होंने इंडिया से रखा है। और इसकी जो प्रोडक्टिविटी आती है उसका नाम है इंडिया गेट। ऐसे कुछ चावल आती है इनकी, जो पैकिंग करके मिलती होगी, जो आप शायद देख सकते हैं कि बासमती का इंडिया गेट चावल आती है इनके पास। रीजनल रेंज निकल के आती है, हेल्थ रेंज में भी आती है। चाहे साथ में देखा जाए तो राइस ब्रेन वाइल, फ्यूरफेनल्स वाइल्स और द क्लीन एनर्जी पे कंपनी कामकाज करती है। तो चलिए आज इसी स्टॉक की लर्निंग में जानेंगे। क्यों जानेंगे पता है? जानने के पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि देखिए, कंपनी में पिछले कुछ दिनों से कुछ इस एक साल के डेटा का आकलन करके देखें तो लगातार स्टॉक ने गिरावट दर गिरावट 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 का संकेत लगातार रहा। कुछ दिनों से कुछ दिनों से यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो कई गुना से बढ़ती नजर आई। अर्थात समझ में एक चीज तो आती है, तो यहाँ कुछ बड़ा होने की आशंका चल रही है। कैसे, किस बेसिस पे? तो देखिए, पूरे के पूरे साल में इस स्टॉक में कभी भी इस तरह के वॉल्यूम नहीं आए। इस तरह के वॉल्यूम कभी जनरेट देखने को नजर नहीं आए। लेकिन कब से, इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड तक देखिए तो मार्केट में वॉल्यूम आना चालू हुआ। और वॉल्यूम आते ही पता है क्या हुआ? वॉल्यूम आते ही पहले पहले अपनी ब्रेकआउट करती है। कहाँ से? तो पहले पहले ब्रेकआउट इनका जो रिसेंटली ब्रेकआउट था, इसको तोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए तैयार होती है। तो चलिए आज इसी पॉइंट आउट को समझेंगे, क्या कहती है कंपनी। जहां पे एक बात बताऊं, कंपनी नियरली देखा गया कि 400% की क्या दे रही है पता है? और इसके साथ साथ कंपनी 400% की, मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, 400 रुपये नहीं कर रहा हूँ, 400% की डिविडेंड देने वाली। और उसकी डेट का अनाउंस भी कर दिया। इसकी डेट के अनाउंस की बात करें तो निकल के आती है 6 तारीख का। अब इस 6 तारीख को कंपनी क्या देगी? एक्स डेट रखा है 6 तारीख को सितंबर में, और 400% का डिविडेंड देने वाली। अब सवाल यहाँ पे इस मूवी से नहीं चल रहा है कि यहाँ पे डिविडेंड के पर्पज से मार्केट में बोल हो रही है 700%, 400% की वजह से। तो चलिए 400% का भी आकलन करेंगे, स्टॉक के प्रति बाकी सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। तो आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट। जहां कंपनी की जो बुक वैल्यू है 212, इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है 204। कंपनी में जो भीड़ की बात कर रहे हैं, जहां पे बाकी जो इसी सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे जो मेला लगा हुआ है, उस मेले में 40 लोगों की भीड़ है। 40 गुन्ने की भीड़ है। किसके बेसिस पे? अर्निंग के बेसिस पे। जितना अर्निंग कर रहा है उसका 40 गुना मार्केट में खरीदने को लेकर के लोग। और यहाँ भी देखने को ये मिलती है, जो ईपीएस के बेसिस पे, जो ईपीएस कहता है 21 रुपये का, वहां पे उसके पीछे 14 गुने की भीड़ खड़ी, जिसकी वजह से मार्केट की करंट प्राइस ये जनरेट। अब यहाँ सवाल आता है कि ये डिमांड और सप्लाई, यहाँ से डिमांड कैसे इंक्रीज किया और कैसे डिक्रीज। वैसे पहली नज़र देखें, यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों में भीड़ है और यहाँ पे भीड़ यदि बढ़ती है, तो ये नहीं कह रहा हूँ भीड़ बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, मैं ऐसा आकलन कभी नहीं कह रहा हूँ, आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। दिस इज नॉट अ टिप फॉर द एनी स्टॉक होल्डिंग इन द बाइंग सेलिंग एंड द होल्डिंग पार्ट। यहाँ पे यदि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के बेसिस पे यदि और डेवलप करती है तो करीब करीब 3 टाइम्स बढ़ सकती है। और 3 टाइम्स बढ़ती है तो पता है कहाँ जाएगी? ये 900 पहुंच जाएगी। तो मैं कहता हूँ 900 से 1000। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कैसे है? मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबल है तो कैसे है?
और यदि एसएल की बात करें तो जिस लेवल से इसमें गिरावट दर्ज की थी, क्या 258 के जगह पे इसकी भीड़ 200 तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि दोनों फैक्टर देखना चाहिए, क्या 200 तो नहीं आ जाएगा? इसी स्टैंडिंग को पर्पस पे आज हम क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड जानने वाले हैं। तो जहां पे ईपीएस को दो चीज से तो इम्पैक्ट किया जा सकता है। एक तो पहला जो एक पार्ट है वो जो बियर के काम का, और एक वो पार्ट है जो कि बुल का काम का। इन दोनों की आपस में टक्कर में ईपीएस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे? इसमें वो पार्ट है जो कि इंटरेस्ट कहते हैं। लोन कंपनियां लेती है, इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट खर्चा बन जाती है और पीएल में से घट जाती है। यहाँ पे करंट रेशियो में सेल्स बुक किया जाता है, और सेल्स में वो सेल्स जो कि उधार है। इस सेल्स में प्रॉफिट तो ऑलरेडी यहाँ पे बुक कर दिया गया। एक प्रॉफिट से घटाने का काम करता है और एक प्रॉफिट उगाने का। इन दोनों को क्या जानना जरूरी है पता है? इन दोनों को रिकंसिलेशन जरूरी है, चाहे इसका हो या उसकी रिस्क फैक्टर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जानेंगे। आर टू आर, रिस्क टू रिकंसिलेशन। अब जहां पे कंपनी के बारे में कहती है, जो केआरबी जो है क्या है, वर्ल्ड लीडिंग बासमती राइस, जो बासमती राइस है उसका प्रोड्यूसर करती है। इन द हैज द फुल्ली इंटीग्रेटेड, या तो खुद भी करती है, ऑपरेट करती है, ऑपरेशन करती है इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बासमती वैल्यू चेन को लेकर के। चाहे राइट फ्रॉम द सीड डेवलपमेंट की बात करें, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, प्रोक्योरमेंट ऑफ द, सीधे सीधे बात करें धान की बात करें, स्टोरेज की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, या फिर ब्रांडिंग एंड द मार्केटिंग की बात क्यों नहीं करें, जो कि बासमती राइस में डील करती है और उनको बेचना है तो इनकी अपनी ब्रांड्स हैं, इंडिया गिट्स, राइस प्रिंस, ढेर सारे ब्रांड्स हैं इनके पास। तो चलिए इस ब्रांड का जानते हैं अगले पड़ाव पे क्या क्या। जहां आरओसी कहती है 15%, आरओई कहती है 12%, प्रोमोटर्स होल्डिंग इज नियर 60%, और प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा, जो कि हमने पहले कहा नियरली 400% का डिविडेंड देने वाली है कंपनी। तो 400% का मतलब क्या पता है? 400% का मतलब है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 400% का मतलब है फेस वैल्यू का 400%, अर्थात 4 रुपए का डिविडेंड। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 22 करोड़, 23 करोड़ के आसपास की है। मार्केट कैप भी 7,000 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं इसी स्टॉक की कंप्लीट की तरह क्या कहती है स्टॉक के बारे में। कहती है इंडियन बासमती जो चावल है का दुनिया में बोलबाला है, जो उनकी एक हेडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी आर्टिकल जाके पढ़ा जा सकता है। तो एक विशेष में लिखा गया था इनकी किसी पेज पेपर प्रिंट मीडिया के अंदर। आते हैं इस स्टॉक को लेकर के जानते हुए क्या क्या है मार्केट को लेकर के। पियर्स में देखा गया कि पियर्स में वरुण बेवरेज, हस्सन्स जैसे, बिकाजेज जैसे इंडस्ट्रीज है जिसको कंपेयर किया गया। एक एलटी फूड्स है जो कि लगता है कि एक अच्छी अच्छी इसको कंपेरेटिव किया जा सकता है, क्योंकि एलटी फूड्स के बारे में आपको पता होगा। एलटी फूड मीन्स द दावत, बड़ा मार्केट में एडवर्टाइजिंग चलती रहती है। दावत पिज्जा, बड़ा एक राइस बनाती है, इसके ब्रांड है दावत का, दावत दावत कहती रहती है। जहाँ पे यहाँ पे पियर्स देखेंगे तो पियर्स के बारे में एनएससी कहती है क्या, कहती है केआरबिल का क्या है, गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट, एलटी फूड्स, मंगलम ग्लोबल, ये सब इसी के लिस्ट में आती है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे दिखाया गया पियर्स को, और पियर यहाँ पे देखा गया मार्केट कैप। आते हैं रिजल्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट के सारे पोल खोल मिल जाएंगे। मैनेजमेंट में ये भी कभी यार देखा जाता है कैसे हैं क्या करते हैं। यहाँ पे केवल हमें वहाँ की क्या देखूं,
केवल मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस तो ये दर्शाती है यदि कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है तो क्या चिंता की। तो 1414 करोड़ से वायो वाई में क्या करके पिट गई। पिट कैसे गई पता है? इसके पिटने का कारण था जो यहाँ पे देखा गया करीब 15% की गिरावट हो गई वायो वाई के कंपेरिजन में। इतना ही नहीं, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की चर्चा करें तो 18% से सीधे धराम होकर 10% पे लटक लुढ़क के लटक गई। जब इतनी सारी लुढ़क के लटकी है तो फिर चार्ट कुछ अलग एंगल कैसे कहता है, किस लेवल से कहता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हम पिछले 3 महीने की चार्ट को लेते हैं जहाँ पे जो वॉल्यूम था वो नो जो कि एवरेज वॉल्यूम के आसपास से मार्केट ने क्या किया, एक अलग संकेत दिया, खास करके यहाँ पे और यहाँ पे जो खरीदारी लगातार बढ़ी और यहाँ पे फिर बेचने वाले नहीं आए। ये भी हो सकता है मार्केट में यहाँ जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी इस वॉल्यूम के बेसिस पे यहाँ बिकवाली हुआ, क्योंकि ये क्या दिखता है, यहाँ पे बिकवाली तो हुआ था ना, यहाँ हो सकता है, या इसको लेकर के यहाँ बिकवाली हुआ। वॉल्यूम जब भी मार्केट में आएगी तो वॉल्यूम क्या करेगी, रिएक्शंस की तरफ दिखाएगा, आईना दिखाएगी, एक संकेत देगा मार्केट में अच्छा नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए ट्रेडिंग के लिए। अब आते हैं इसकी प्रॉफिट को लेकर। वाई वाई के प्रॉफिट में गिरावट है, एक छोटी मोटी गिरावट नहीं, बहुत गिरावट है। तो नेट इनकम रिवेन्यू में 15% की गिरावट हो गई, नेट इनकम में करीब 55% गिरावट हो गई, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 47% और नियर अबाउट बीटा में 53% की गिरावट हो गई जून से लेकर पिछले साल के जून 23 वाले ईयरली डेटा बेसिस में आते हैं। और अब समझते हैं उसको लेकर के क्या। चलिए, ईयरली बेसिस कहती है इसको लेकर के जो कंपनी की मैनेजमेंट ने जो परफॉर्मेंस लेवल दिया वो कहती है ईयरली बेसिस में अच्छा परफॉर्मेंस। कोविड तक तो अच्छा खासा चल रहा था, कोविड के बाद थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई, मार्केट को पिटा, उसके बाद दोबारा मार्केट ने स्विंग किया, लेकिन लास्ट कुछ दिनों में गिरावट। इसके अलावा देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हो गई, और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई तो प्रॉफिट पार्ट को लेकर के पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 701 करोड़ का इसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस रहा। किसको लेकर के, प्रॉफिट को लेकर। तो 701 करोड़ का रेजिस्टेंस था। सपोर्टिंग की बात करें तो नियरली 150 करोड़ तक आई, लुढ़क की आई थी, लेकिन फिलहाल देखें तो ये 596 करोड़ तक अटकी है। अर्थात ये था यहाँ पे गिरावट जो था वो सेकंड चांस कह सकते हैं, तो पहली बार सबसे ज्यादा करने के बाद थोड़ा सा हल्का गिरा, लेकिन बच पाया। बहुत ज्यादा गिरा तो लेकिन बच पाया, गड्ढे में नहीं गिरा, मतलब जमीनी पे गिरा। इसके पीछे जानेंगे जो प्रॉफिट आकलन है, ये प्रॉफिट क्या है, बुक्ड किया हुआ है। इस बुक्ड किए हुए प्रॉफिट में किस चीज को जानेंगे, दो चीज। पहला चीज तो क्या इनकी बोरोइंग्स पार्ट को लेकर कुछ कर रही है या रिस्क फैक्टर को लेकर कुछ कर रही है। जहाँ पे बोरोइंग्स पार्ट को लेकर के एक नजर तो यहाँ डाला जा सकता है, इनके पास क्या हुआ, साल दर साल में देखने को ये मिली जो 15 करोड़ के आसपास था इंटरेस्ट का बर्डन, वो 24 करोड़ होता है। 9 करोड़ का तो यहीं पिट पिट जाती है। अब ये सवाल ये भी उठता है, आती है, जो पैसे लेकर के कंपनी किया, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से हम इसको देखते हैं कि आखिर इसमें इंजॉयमेंट का मामला तो नहीं था, या यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। तो देखा गया यहाँ पे जो इंक्रीज हो गया काफ़ी गुना, इसको परसेंटेज यदि आकलन करके देखें तो देखने में लगती है परसेंटेज के आकलन में
परसेंटेज आकलन में क्या लगती है? 19% की टोटल लायबिलिटीज जमा। जब जंप करती है टोटल लायबिलिटीज का, खासकर यहाँ पे 250 करोड़ से सीधे 550 करोड़ तक हो जाती है। अब सवाल आता है, ये जो 250 करोड़ आया, 300 करोड़ आया, ये 300 करोड़ का यूज क्या किया? इसको काम है यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन में देखने को मिला जो यहाँ पे थोड़ा सा 4 करोड़ के आसपास, रेस्ट यहाँ देखने को मिला गिरावट, यहाँ देखने को मिला रेस्ट, देखने को यहाँ मिल रही है। मतलब ये, यदि मैं 300 करोड़ का आपस में बांट बकरा करूं तो कहाँ जाके अटकती है? यहाँ था 300 करोड़, ठीक है। इस 300 करोड़ में से देखा गया तो ये कहती है 5, कितना, 4 करोड़ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे तो कम हो गया, 31 करोड़ से हो जाता है 115 करोड़। तो मानते हैं इसको 80, 80 मान, 85 मान लो, 81, 85 हो गया। 85 करोड़ माइनस करने के बाद जो 215 करोड़ हुआ है वो कहाँ गया? तो 215 करोड़ के लिए देखा गया कि इनके पैसे कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो चलिए इसको जानते हैं, यहाँ पे अदर एसेट्स में आखिर क्या मूवमेंट हुआ 215 करोड़। जहाँ पे देखने को मिला इनके पास इन्वेंट्रीज बिल्डअप हुआ, अच्छी बात है। यहाँ पे इनकी ट्रेड रिसीवेबल्स 303 करोड़ आके अटकी है। अब 303 करोड़ के ऊपर रिस्क क्या कहता है ये देखेंगे। रिस्क की नंबर ऑफ डेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही संकेत देता है कि मार्केट में पैसा डूबेगा कि रहेगा। तो 30 दिन का नंबर ऑफ डेज है, कोई घबराने की बात नहीं है। भले पैसा 1000 करोड़ है या 5000 करोड़ की बात करें, यहाँ पे कितनी करोड़ की बात कर रहे थे, 300 करोड़। तो 300 करोड़ के बेसिस पे देखें तो ये कहती है 5000 करोड़ का था, उसमें से 300 करोड़, मतलब कितना, 6% ओवरऑल मान लेते हैं। 6% पैसा इसका फंसा, और यहाँ से यहाँ तक करीब करीब 11% का रहता है। तो 6% में, अर्थात 300 करोड़ यदि मार्केट में इनका फंसा भी है, ऑलरेडी इनके पास प्रॉफिट की पार्ट में 600 करोड़ उन्होंने रखा हुआ है, जिसमें 300 करोड़ इनका फंसा। समझ में क्या आई? जो प्रॉफिट से रिस्क फैक्टर क्या है, इनकेस कभी बैड डेट्स होता है। अब आते हैं अगली कड़ी की तरफ, जहां पर हम कंप्लीट जानने वाले हैं। फाइनेंशियल में देखा गया कि चार्ट लेवल पे चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, ओवरऑल जिस हिसाब से इनकी रेवेन्यू बढ़ी, नेटवर्थ इंक्रीज किया है, उस हिसाब से इनकी क्या नहीं बढ़ी, इनका प्रॉफिट आकलन नहीं बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्षणिक बढ़ रही है कंपेरेटिव टू द रिवेन्यू मॉडल। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है इसके बारे में? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है करीब 60% प्रमोटर और 40% पब्लिक। आपस की तालमेल को देखते हैं क्या कहते हैं। आपस की तालमेल में देखा गया यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या नहीं। तो देखा गया यहाँ इन्वेस्टर लगातार, शेयर होल्डर की तादाद की बात कर रहा हूँ, शेयर होल्डर लगातार बढ़ी है, और कुछ बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था। अब ये कब का है, इसी पीरियड का है, पुराना है, ये जुलाई का था। एक ही जुलाई में कुछ इन्होंने, एक जुलाई में ये देखने को मिला कि कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने यहाँ पे सेल ऑर्डर मारा, किया था जुलाई के अंदर। तो जब जुलाई में सेल ऑर्डर मारा, तो अब सोचिए, हम जाते हैं चार्ट में, और चार्ट में जुलाई में क्या हुआ, सेल किया। कब किया कोटक महिंद्रा ने? उस टाइम पे देखने को मिली जो 2 जुलाई को 12 लाख 13 लाख शेयर से यहाँ से निकला। 13 लाख मान लेते हैं, 2 जुलाई का आकलन था। तो 2 जुलाई के आसपास देखिए, यहाँ पे 2 जुलाई को मार्केट से निकलता है, कौन निकलता है, कोटक महिंद्रा में। लेकिन वॉल्यूम कितनी थी, करीब 62,000 के आसपास।
अरे ये क्या है, जून, जुलाई, 2 जुलाई को ये रहा। टोटल 89,000 वॉल्यूम आती है। लेकिन ये कहता है जो बल्क ट्रेड में क्या हुआ, यहाँ पे कोटक महिंद्रा ने 2 जुलाई 2020 का डेटा, सॉरी फॉर डेट, बहुत पुराना डेटा को सर्च कर रहा हूँ। रिसेंटली क्या देखने को मिला, 9 जुलाई को वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गई। तो 9 जुलाई को देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, 7,23,000 तो यहाँ पे वॉल्यूम आई। और उन्होंने कितना बेच किया, कितना किया था इसने, टोटल सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर कितना लगाया था, 12 लाख का लगाया था। 12 लाख क्वांटिटी को सेल आउट किया। और यहाँ पे देखने को कितनी आ रही है वॉल्यूम, 7,23,000 के आसपास, 331 के प्राइस पे उसने खरीद बिक्री किया था। और ये कहता है 335 के रेट पे, 335 रेट था उस टाइम पे। ये तो कुछ और संकेत देता है। इसके लिए जरा यहाँ पे देखें, बल्क डील के बारे में कुछ कहती है क्या। ये ग्रेविटर के बारे में भी कहती है बल्क डील को लेकर के। और इसके बारे में यही कहती है, 12 लाख शेयर को बेचा था, खरीदा था 9 तारीख को। और 9 तारीख को इसमें ये देखा, जो थोड़ी बहुत नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ने 2 बार 22, 2 बार सेल किया था। ऐसा यहाँ पे डेटा कहती है। पहली बार उसने 73 पैसा 22 पैसा पे ऐसे कुछ किया था थोड़ी। यहाँ पे क्या हुआ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हुआ, लगातार डिमांड बढ़ी। 73,000, 57,000, 63,000, 77,000, 85,000, 1,12,000 तक पहुंच गए। अर्थात जून तक की डेटा में करीब करीब 1.25 लाख शेयर होल्डर हैं, जहाँ पे पब्लिक के पास भी अच्छी खासी तादाद है। एफआई और डीआई कोई है नहीं। एफआई की तादाद है लेकिन डीआई नहीं है। पब्लिक की तादाद है तो पब्लिक में कंपनी देखने को मिलती है, रिलायंस कॉमोडिटीज एक कंपनी है। इसकी 8% होल्डिंग थी, ये होल्डिंग गया कहाँ, इसकी होल्डिंग कहीं ना कहीं शिफ्ट की होगी। इसकी होल्डिंग कहाँ शिफ्ट की, इसकी होल्डिंग गया कहाँ, 8% की होल्डिंग जो थी यहाँ पे 29% की रिलायंस कॉमोडिटीज का, वो होल्डिंग कहाँ गई। ये होल्डिंग होगी लेकिन यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं दिखता है क्या, या डेटा अपडेट में कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट। इससे पता चलेगा, इससे पता है, ये पता करने के लिए एक हम एनएससी के पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो आखिर यहाँ पे जो था उसमें इंडिविजुअल के पास क्या है और उनके पास क्या है, वहाँ से पता चल जाएगा आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे देखने को आई, ये शिफ्ट कर गया ना, ये ये करीब करीब ये देखने को मिला, 14, 8 हो जाती है, 22, 23% के आसपास तो यही होल्डिंग बन जाती है। और 6% के आसपास कहीं ना कहीं दिखती है। 6% के आसपास इनके पास होगी, जो पुराने वाले खिलाड़ी होंगे। और यहाँ पे इंडिविजुअल के पास भी शिफ्ट किया है काफ़ी शेयर्स, करीब 5 करोड़ से 4, 3, 2, 5, 6 करोड़ के आसपास के शेयर इनके पास हैं, एक इंडिविजुअल के पास है। जबकि बॉडी कॉर्पोरेट भी 2% के आसपास होल्डिंग रखा है। नॉन इंस्टीट्यूशन तो काफ़ी रखा है, उसमें कुछ नाम निकल के आए तो शायद देखा जा सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशन के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं, इसमें इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा जाए तो 10% ही होल्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे कहती है इंस्टीट्यूशन के अंदर कितनी परसेंट की होल्डिंग, केवल 4% की होल्डिंग की। तो 4% की होल्डिंग यहाँ, तो फिर बाकी ये गया कहाँ, मैं सोच रहा हूँ पता क्या, मैं सोच रहा हूँ ये जो रिलायंस था यहाँ पे, या रिलायंस यहाँ से गया कहाँ। क्या रिलायंस की कोई पोजीशन उन्होंने सेटअप किया था क्या, कोई हटाया क्या।
तो रिलायंस की यहाँ तक मार्च 24 तक का डेटा देखने को मिलता है जो कि KRV में था, उसके बाद नहीं है। तो आखिर यहाँ पे और एक नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, म्यूचुअल फंड्स था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 6% की होल्डिंग। ये क्या है? ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे होल्डिंग करके चलता है, और यहाँ पे, अच्छा ठीक है, करेक्ट, द गवर्नमेंट पार्ट इज द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट सेंट्रल रीजन्स, जिसके पास 6% के आसपास होल्डिंग है। आखिर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट के पास क्यों गया ये, जबकि इसमें बहुत पहले से देखने को मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। ये बातें कई बार कुछ समझ नहीं आती है, इसलिए दोस्तों आपके पास कुछ पता होगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्या हुआ पता है? नंबर ऑफ शेयर लगातार क्या हुई, बड़ी इंक्रीज कर। अब आते हैं लास्ट पार्ट को लेकर के, कंक्लूजन की तरफ, और क्या कहती है कंक्लूजन को लेकर के, जहाँ पे हमने लास्ट लेटेस्ट देखा कि इनके पास डिविडेंड की पार्ट करीब करीब देने वाली है कंपनी, 4 रुपये का डिविडेंड देगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में देखने को मिला कि पिछले पीरियड से इसमें गिरावट देखने को मिला था एज पर द स्टैंडर्ड लॉन डेटा के बेसिस पे। एनालिसिस की पार्ट में देखने को मिला जहाँ पे बाकी जो कंपनियां हैं इस कंज्यूमर वाले आइटम्स में, उनकी भी तादाद में करीब अच्छी खासी उछाल थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पीरियड में अच्छी खासी उछाल देखने को नजर नहीं आई। इन पिछले कुछ दिनों से इसमें दोबारा सस्टेनिटी बनती नजर आती है, जो कि वॉल्यूम में लगातार यहाँ पे इंक्रीज होती नजर आ रही है। एक ही दिन नहीं, लगातार ही देखने को मिलती है वॉल्यूम को लेकर हलचल मार्केट में चल रही है। जब हलचल चलेगी तो देखिए मार्केट में क्या होगी, मार्केट क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। जहाँ पे फिलहाल ये देखा जा सकता है अपने इस प्राइस को, यहाँ पे बड़ी सी बिकवाली हुई थी, इसको प्राइस को फिलहाल टच कर सकती है। जब इसको टच करेगी तो मार्केट फिर एक्सपेक्ट करेगी, पता है क्या, फिर टच करेगी एक्सपेक्ट इसको लेकर के ये ना तोड़ दे, और ये तोड़ती है उसके साथ और भी एक्शंस बनते नजर आ सकते हैं। मार्केट की एक रूल है, उस रूल के बारे में हम देखते हैं। एंट्री और एग्जिट हमेशा होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका पॉइंट ये, हाँ कई बार एवरेज से कम मिल जाए, कब कुछ एवरेज के आसपास मिल जाए, कम वैल्यू पर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टारगेट, हमेशा टारगेट देखना चाहिए। टारगेट में टर्म टारगेट प्लस ग्रो टारगेट, इन दोनों को हाइब्रिड कर दीजिए तो समझ में आएगी। और साथ में माइंड में रखना है SL हमेशा, यदि मार्केट आपने लॉन्ग पीरियड के लिए किया, गेन को लेकर किया, लेकिन वो मार्केट स्लिप कर गई, कि स्टॉक मार्केट हमेशा क्या है, रिस्क फैक्टर बना रहता है, लेकिन इस रिस्क में तो पैसा है। लेकिन दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, और मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ नहीं यहाँ पे। एज ऑन टाइम फ्रेम देखा जाए तो कंपनी को लेकर को जो अपने निवेशक को क्या दिया है, निवेशक को 1 महीने में 3% का नुकसान दिया, 4% का, एक साल में करीब 23% का नुकसान दिया, 6 महीने में करीब 4% का नुकसान दिया, और लास्ट 5 सालों में भी करीब 23% का नुकसान देने को ही मिला है। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। आज के स्टॉक लर्निंग में जाने रहते हैं इंडिया गेट वाली जो कंपनी है KRBL, जो जो कि बासमती राइस में कहती है कि वर्ल्ड के बड़ी लेवल पे के प्लेयर हैं, उनकी बात कर रहे थे, जिसकी चार्ट में लगातार क्या रखती है, चार्ट कहती है जो यहाँ पे स्टॉक में बड़ी मोमेंटल होने वाली है, लेकिन फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, कोई बड़ी उसमें नहीं, तो इंटरेस्ट जो डिविडेंड का पार्ट है काफी अच्छा खासा मिलता नजर आता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।